गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। प्रीलिम्स 2025 इज़ वेरी नियर। आई थिंक हार्डली आपके पास 40 डेज अब बचे हुए हैं और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये समय है कि हम कुछ हाई यील्ड टॉपिक्स को करें जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो उसमें एक बहुत ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक थीम है और वो है आपकी क्रिप्स मिशन ऑफ 1942। अगर आप क्रिप्स मिशन 1942 को थोड़ा कंसेप्चुअली समझोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और ये जो टाइमलाइन होती है 1942 की, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड टाइमलाइन हो जाती है। उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। 1939 से 1945 तक आपका वर्ल्ड वॉर टू चला था और वर्ल्ड वॉर टू में भी जो अर्ली 40s के जो ईयर थे 1941 एंड 1942, ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड रीजन जो ईयर्स थे। और उसका रीजन क्या होता है कि साउथ ईस्ट एशिया में जर्मन फोर्सेस जो होती हैं वो आपके अलाइड जो फोर्सेस होती है जिसमें आपका ब्रिटेन होता है, अमेरिका होता है, यूएसएसआर होता है, इन फोर्सेस को काफी पीछे धकेल देती हैं। जर्मन आर्मी उस समय बहुत ज्यादा एडवांस थी और साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन जैसा सोच रहा था वैसी सक्सेस उसको नहीं मिल पाती। अपने इक्विपमेंट खो देते हैं, अपने सोल्जर्स को खो देते हैं, तो एक मिलिट्री डिबैकल इसके इसके सामने आ जाता है। दूसरा जो इसका इमीडिएट रीजन था वो ये था कि इंडिया में ही इंडियन नेशनल आर्मी और जापानीज आर्मी, आप आजाद हिंद फौज के बारे में अच्छे से जानते हैं, बर्मा के बॉर्डर तक आ जाती है। नाउ ब्रिटिश लोगों के लिए अब ये बहुत ही टेंस सिचुएशन हो गई थी। तीसरी, इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स, कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होता है ब्रिटिश जो लीडर्स होते हैं वो इंडियन पॉलिटिकल लीडर से बिना पूछे ही ये डिक्लेयर कर देते हैं कि यस, इंडिया हमारा वर्ल्ड वॉर टू में साथ दे रहा है। और जब इंडियन लीडर इस बात से नाराज होते हैं और अपने अपने वो पदों को छोड़ देते हैं, तब एक 1940 का अगस्त ऑफर ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको ऑफर कर देती है। हाँ, ये अगस्त ऑफर क्या था? दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कम देखने को मिलता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ना इसका एक रफ आइडिया मैं दे देता हूं कि जब अगस्त ऑफर आया तो ये पहली बार था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को ये मौका दिया था कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो खुद डिजाइन करेंगे। दूसरा, जो वाइसरॉय थे उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको आप थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे और एक्सपांशन इस तरीके से होगा कि मैक्सिमम इंडियंस उसमें आए, ठीक है, जिससे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियन का डोमिनेंस हो जाए। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये फिर मैं आपको कभी डिस्कस करा दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज कि अब जब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप वॉर पे एक बैकफुट पर आ गए हैं, आपके लोग ज्यादा मर रहे हैं, तो ब्रिटेन में ऑब्वियसली पैनिक क्रिएट हो जाएगा। स्पेशली जो ब्रिटिश पीएम थे चर्चिल, उन पर काफी प्रेशर आता है और उन पर प्रेशर आता है उनके अलाइड पार्टनर्स का। तो यहां पर आपके जो अलाइड पार्टनर्स थे वो थे आपके यूएसए प्लस यूएसएसआर प्लस चाइना। ये तीनों मिलके प्रेशर बनाते हैं यूके पे, ब्रिटेन पे, कि डियर चर्चिल, आप जल्दी से जल्दी इंडियन लीडर्स को मनाएं क्योंकि इंडिया आपकी कॉलोनी है, और इस बात पे मनाएं कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंडियन लोगों को सपोर्ट चाहिए इस वॉर में, अदरवाइज वी विल लूज द वॉर, हम लड़ाई को हार जाएंगे। तो यहां पर आउट ऑफ हरी, आउट ऑफ हैसल, चर्चिल एक बहुत ही इंटेलिजेंट लॉयर और एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिप्लोमेट को भेजते हैं जिनका नाम होता है सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, जिनके नाम से मिशन होता है क्रिप्स मिशन। नाउ तो क्रिप्स इंडिया में आते हैं और अपने कुछ प्रपोजल्स लेकर आते हैं और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजल होता है कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। डियर इंडियंस, वी आर रेडी टू गिव यू द डोमिनियन स्टेटस। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि डोमिनियन का मतलब क्या होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज तक ये क्वेश्चन कभी, इस टाइप का क्वेश्चन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स स्टेज पे नहीं पूछा गया कि ये चीज डिफाइन थी या नहीं थी। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाता हूं कि ये जो वर्ड डोमिनियन है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं थी।
कोई प्रोफेशनल डेफिनेशन नहीं थी जो ब्रिटिश ने बनाई थी। डोमिनियन क्या होते थे? वो कंट्रीज होते थे, वो कॉलोनियल कंट्रीज होते थे ब्रिटेन की, जिनको ऑटोनॉमी दी हुई थी, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑटोनॉमी दी हुई थी कि ठीक है, आप अपना इंटरनल मैटर जो है, इंटरनल जो आपकी गवर्नेंस है, वो आप खुद देख सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे नेशंस थे। मैं आपको थोड़ा सा डोमिनियंस के बाद एग्जांपल बताता हूँ। जो उस समय जो डोमिनियन थे वो आपके थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, शायद एक न्यू फाउंडलैंड भी था। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, कभी आएगा भी नहीं तो उसको भूल जाओ। ठीक है, ये तीन याद रखो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। और ये बोला गया था इंडियंस को कि जैसी गवर्नेंस, जैसी ऑटोनॉमी हमने इन तीन डोमिनियंस में दे रखी है, वैसी ही ऑटोनॉमी इंडियंस को दी जाएगी। नाउ नेक्स्ट इन्होंने जो प्रोविजन अपना प्रपोजल बताया उसमें यह था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम एक बनाएंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी? ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। साथ में यह भी बताया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मैक्सिमम मेंबर्स होंगे वो इंडियंस ही होंगे, सारे ही मेंबर्स इंडियन होंगे। अब इसमें दो तरीके के मेंबर्स होते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दो तरीके के मेंबर होते थे, एक तो थे आपके इलेक्टेड और दूसरे थे आपके नॉमिनेटेड। राइट, ये जो इलेक्टेड मेंबर जो आ रहे थे, ये सारे के सारे प्रोविंसेस से आ रहे थे, प्रोविंशियल काउंसिल से आ रहे थे। जैसे आज इंडिया है, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स होते हैं, तो उस टाइम ब्रिटिश इंडिया था, और उस ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंसेस थे, आपके प्रिंसली स्टेट्स भी थे, और भी अलग अलग यूनिट्स थी। तो यहां पर इलेक्टेड मेंबर्स जो थे वो प्रोविंशियल काउंसिल से आते थे, और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते थे वो प्रिंसली स्टेट से आते थे। प्रिंसली स्टेट्स, अगर आपको नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो रजवाड़े, रजवाड़ों के जो राजा होते थे वो नॉमिनेट करते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव को कि आप जाओ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारी प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करो कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन आपको चाहिए। ठीक है, अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये होती है, इन्होंने बहुत ही फ्लेक्सिबल एक प्रपोजल दिया कि कुछ आपके काफी सारे जो प्रोविंसेस थे उनको बोला कि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इलेक्टेड मेंबर अपना भेजो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आप चाहो तो अभी जो एग्जिस्टिंग ब्रिटिश लॉ है उसको भी मान सकते हो, या फिर अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बना लो। ठीक है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन आप अलग से बना लो। तो इन्होंने इतना एक फ्लेक्सिबल प्रोविजन दिया। हालांकि इसके पीछे काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स है कि हाँ, ब्रिटिश उस टाइम भी ये चाहते थे कि हाँ, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा अनरेस्ट होना चाहिए, इसलिए सबको सेग्रीगेट करने में लगे हुए थे। एनीवेज, यहां पर बोला कि अब आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी है, वो क्या करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ टेबल पर बैठकर आराम से ये डिस्कस कर लेगी कि कौन कौन से मैटर हैं जो ट्रांसफर ऑफ पावर में आने चाहिए। ब्रिटेन और इंडिया के बीच में एक ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, कुछ पावर्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया को दे देगी, वो कौन कौन सी होगी उनको नेगोशिएट करना था। अब आप खुद इसमें अंदाजा लगा लो कि ये कितना मतलब एक डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है, कितना ही आपको आपके माइंड को कंफ्यूज कर देता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बना दी, पहले ये भी बोल दिया कि नहीं आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही डिसाइड करोगे, और बाद में एक कंडीशंस आर अप्लाइड कि यहाँ पर आप कह रहे हो कि नहीं, बाद में जब आपकी बॉडी बन जाएगी तब हम टेबल पर आएंगे और हम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन कौन सी पावर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो यहां पर कुछ अनसेटिस्फैक्टरी साइंस आपको देखने को मिलते हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे इंडियंस और भी ज्यादा नाराज हो गए थे, वो था वॉइस रॉय की पावर जो थी उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इंडियंस लंबे टाइम से चाहते थे कि वॉइस रॉय जो होने चाहिए सिर्फ नॉमिनल हेड होने चाहिए, ज्यादा उनका इंटरफेयर हमको नहीं चाहिए, लेकिन उनकी कोई भी पावर कम नहीं की गई। दूसरा, यह कहा गया कि इंडिया का जो डिफेंस है, जो अब तक ब्रिटिश देख रहे थे वो सिर्फ वॉर तक ही देखेंगे, उसके बाद इंडियंस ही अपना डिफेंस को डिसाइड करेंगे, वही डिटरमाइन करेंगे कि किस तरीके से उनको अपने डिफेंस अफेयर्स को रेगुलेट करना है। राइट,
अब इसके आउटकम्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली आउटकम अच्छे नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस, नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमेशा से एक एम बनाकर बैठी थी कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। ऐसा नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शुरू से पूर्ण स्वराज मांगा था, टोटल इंडिपेंडेंस मांगा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैटर ये था कि आपकी एक नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, जिसमें उस समय डोमिनियन स्टेटस हमने मांगा था। और उस समय ब्रिटिश अथॉरिटीज ने ये कह के इंडिया को डोमिनियन देने को मना कर दिया था कि इंडिया आई थिंक अभी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और डोमिनियन स्टेटस जैसी चीज़ों के लायक है नहीं। इंडिया में वो पॉलिटिकल विल नहीं है, इंडिया में वो अवेयरनेस नहीं है। तो इस बात से उस टाइम जो यंग लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, वो काफ़ी नाराज़ हुए थे। और उसके बाद 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, नाउ हम पूरा एम करेंगे कि हमें पूर्ण स्वराज मिले। टोटल इंडिपेंडेंस इज आवर अल्टीमेट एम। आई डू नॉट बिलीव एनी अथॉरिटी अबव इंडिया। आई नाइदर बिलीव इन किंग्स नॉर इंडस्ट्रियल किंग्स, कि मेरी ना तो राजशाही में मेरा कोई विश्वास है, ना ही औद्योगिक जो सम्राट होते हैं उनमें मेरा कोई विश्वास है। नाउ यहाँ पर गांधी जी भी इस बात को वैलिड मानते हैं और बोलते हैं कि ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक है, कि ये तो वो आप पुरानी बातों को रिपीट कर रहे हो जिनको हम पहले ही भूल चुके हैं। मुस्लिम लीग इवन दे वर नॉट एग्री, बिकॉज इस क्रिप्स मिशन के प्रोविजन में कहीं पर भी मुस्लिम्स की जो प्राइमरी डिमांड थी उस समय कि एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट हो, वो मेंशन नहीं थी। नाउ अब इस पे एक डिस्कस करते हैं जो यूपीएससी 2022 में पीवाईक्यू था, इससे डायरेक्ट आया था। देखो, with reference to the proposals of Cripps mission, consider the following statements. The Constituent Assembly, ये शायद टीम ने 1 और 2 नहीं लिखा इधर, statement 1, that is statement 2. The Constituent Assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as princely states. ध्यान से आप इसको एक बार रीड करो कि क्या प्रोविंशियल असेंबलीज थी, जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थी और जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, दोनों से ही नॉमिनेटेड मेंबर थे? आंसर इज नो, दोनों से नॉमिनेटेड नहीं थे। प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रोविंशियल काउंसिल से जो मेंबर थे वो इलेक्टेड आ रहे थे और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनल आ रहे थे, राइट? एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। कि कोई भी जो प्रोविंस है उसके लिए हार्ड एंड फास्ट नहीं है ऐसा कि आप मानो ही मानो कॉन्स्टिट्यूशन को, आप फ्री हो, आपको ये लिबरेशन है कि आप अपना भी, आप या तो ब्रिटिश लॉ के साथ चलिए या फिर अपना एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। तो दिस इज ट्रू, तो आंसर इसका होगा 2 ओनली। तो आप देखो कि इतना मुश्किल भी नहीं है कि अगर आप सारे फैक्ट्स को एक जगह कंपाइल करके पढ़ोगे, अगर आप बेसिकली ध्यान लगाकर इस एग्जाम को प्रिपेयर करोगे, तो प्रीलिम्स में जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वो गलत होने के चांसेस नहीं होते, राइट? कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बेसिकली जो प्रीलिम्स में किसी से भी नहीं होते, राइट? बट मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर हमें चीज़ें आती है वहाँ पर तो एटलीस्ट हमें गलत नहीं करना है। तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, दीज आर नोन एज दी हाई यील्ड टॉपिक्स। तो और भी टॉपिक्स के लिए स्टे कनेक्टेड।